हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास खरे और एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 13.1। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2। तो इसका जो बेसिक इसका इंट्रो पार्ट है मैं इसको यहाँ पर समझा देता हूँ। इसके बाद हम सारे क्वेश्चन को बोर्ड पर बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा इंट्रो पार्ट क्या है, क्वेश्चन का टॉपिक और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसके पहले हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया 13.1 में, जिसमें सहप्रतिबंध प्रायिकता के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। सेम इसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आएंगे। तो यहाँ पर समझिए, मैं पढ़ रहा हूँ, मिलाइए। प्रायिकता का गुणन नियम हमारा टॉपिक है। मान लीजिए कि ई तथा एफ एक प्रतिदर्श समष्टि एस की दो घटनाएं हैं। स्पष्टतः समुच्चय ई इंटरसेक्शन एफ दोनों घटनाओं ई तथा एफ के घटित होने को दर्शाता है। अन्य शब्दों में ई इंटरसेक्शन एफ घटनाओं ई तथा एफ के युगपत घटित होने को दर्शाता है। ई इंटरसेक्शन एफ को ई एफ भी लिखा जाता है। यहाँ पर हम ई इंटरसेक्शन एफ को ई एफ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान में देना होगा कि ई इंटरसेक्शन एफ को हम ई एफ भी लिख सकते हैं। प्रायः हमें संयुक्त घटना ई एफ की प्रायिकता ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक के बाद दूसरा पत्ता निकालने के परीक्षण में हम मिश्र घटना एक बादशाह और एक रानी की प्रायिकता ज्ञात करने में इच्छुक हो सकते हैं। घटना ई एफ की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम सहप्रतिबंध प्रायिकता का उपयोग करते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। हम जानते हैं कि घटना एफ के दिए जाने पर घटना ई की सहप्रतिबंध प्रायिकता को हम P ऑफ E अपॉन एफ द्वारा दर्शाते हैं और इसे निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसके पहले की एक्सरसाइज का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0। उपरोक्त परिणाम से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, इसको ट्रांसफर कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन एफ, और ये इसके इक्वल हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसको समझना होगा कि एक घटना घटित होने पर दूसरे घटना की प्रायिकता, मतलब दोनों घटना एक दूसरे से बहुत हद तक रिलेट करती है। इसके आगे देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज नॉट इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। समीकरण 1 और 2 को मिलाया, सेम कंडीशन है, इंटरसेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। इसको समझिए कि ई के घटित होने पर एफ की प्रायिकता निकालिए। यहाँ पर उपरोक्त परिणाम को प्रायिकता का गुणन नियम कहते हैं। यही हमारा टॉपिक है और इसी को हमको समझना है। देखिए, एक क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल नंबर 8, इसको कुछ हद तक समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के और क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज के बहुत अच्छे से बनेंगे। एक कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं, टोटल 15। 2 गेंदें एक के बाद एक निकाली जाती है। 2 गेंदें निकालनी है और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। यही सहप्रतिबंध प्रायिकता के बाद वाला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं 13.2, ये हमको इसमें काम में आने वाला है। सहप्रतिबंध प्रायिकता भी कुछ हद तक यही था। मान लीजिए कि एक कलश में से प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव्य है, तो दोनों काले गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है, दोनों काली गेंद निकालना है। पहले देख लो काली गेंद कितनी है, 10, टोटल गेंद कितनी है, 15। तो वो बोल क्या रहा है यहाँ पर, समझिए कि ई पहली काली गेंद के निकालने की घटना और एफ दूसरी काली गेंद के निकालने की घटना है, दोनों अलग अलग निकालिए। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को हम पी ऑफ ई एफ भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू पी, पहली निकाल में काली गेंद 10/15, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 10 काली गेंद थी, कुल 15 थी। अब देखिए, समझिए कि उसने काली गेंद निकाली और अंदर नहीं रखी, मतलब हमारे पास 14 गेंदें बची, और काली वाली गेंद निकाली, मतलब 10 में से हमारे पास 9 गेंद बची। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, इसको समझ लीजिए कि ई घटना घटित होने पर एफ की प्रायिकता 9/14, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ से हमारे पास अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम की घटना घटित हुई। अब प्रायिकता के गुणन नियम से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। अगर तीसरी घटना होती तो इसी को आगे बढ़ा देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। देखिए, वैल्यू रखी 10/15 इंटू 9/14, ये आ गया हमारे पास आंसर। वो बोल रहा है 2 से अधिक घटनाओं के लिए प्रायिकता का गुणन नियम, यदि ई एफ जी एक प्रतिदर्श समष्टि है, इसकी घटना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। समझिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई के घटित होने पर एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब जी की प्रायिकता ई और एफ के घटित होने के बाद। ये हमारे पास अगली एक्सरसाइज का टॉपिक है। और इसके साथ एक टॉपिक और है स्वतंत्र घटनाओं का। तो स्वतंत्र घटनाओं को यहाँ से हमको देखना है।
52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकालने के परीक्षण पर विचार कीजिए जिसमें प्रत्येक मौलिक घटना को समसंभाव्य माना गया है। यदि ई तथा एफ क्रमशः घटनाएं, निकाला गया पत्ता चीड़ी का है, निकाला गया पत्ता एक इक्का है। यहाँ समझिए दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जब घटनाओं का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा तब वो स्वतंत्र घटनाएं कहलाएगी। ई की प्रायिकता निकाली, एफ की प्रायिकता निकाली, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, ई अपॉन एफ ये निकाला, हमारे पास 1/4 आया। समझिए थोड़ा सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आया 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, हम कह सकते हैं घटना एफ के घटित होने की सूचना ने घटना ई की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं डाला। इसको आप समझिएगा, एक घटना का दूसरे घटना से कोई रिलेशन नहीं है तब वो स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। इसकी परिभाषा यहाँ से और कंप्लीट कीजिए। 2 टॉपिक है यहाँ पर हमारे पास। अतः ई तथा एफ इस प्रकार घटनाएं कि किसी एक घटना के घटित होने की सूचना दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। इस प्रकार की घटनाओं को स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। एक घटना से दूसरी घटना का कोई लेना देना नहीं है तब वो स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। दोस्तों एक्सरसाइज 13.2 के पूरे क्वेश्चन को हम बोर्ड पर सॉल्व करेंगे, तो आइए मेरे साथ हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन को एक एक करके बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.2 और 13.2 का इंट्रो पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर भी मैं इंट्रो पार्ट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसको आप बहुत ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लोगों से बहुत अच्छे से बन जाएंगे। मेन हमारा फोकस ये रहता है कि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उस पर हमारा कितना अच्छे से फोकस है, उसको हम कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं तो हम एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ध्यान टॉपिक पर होना चाहिए कि टॉपिक के क्वेश्चन कैसे आने वाले। 13.2 देखिए, प्रायिकता का गुणन नियम हमको पढ़ना है। इसके पहले हमने पढ़ा है सहप्रतिबंध प्रायिकता, सहप्रतिबंध प्रायिकता। इसके पहले वाली एक्सरसाइज है हमारी सहप्रतिबंध प्रायिकता। अब जब हम सहप्रतिबंध प्रायिकता पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको हम अगर पूरा कंप्लीट करें तो ये बोलता है कि बी के घटित होने पर, जो सहप्रतिबंध प्रायिकता है वो हमको ये बताता है कि बी के घटित होने पर ए की प्रायिकता निकालना है। यहां से बी के घटित होने पर ए की प्रायिकता निकालना है, तो इसके लिए हमको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी की वैल्यू चाहिए। सेम यहां पर प्रायिकता का गुणन नियम बताता है। प्रायिकता का गुणन नियम हमको क्या बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ये प्रायिकता का गुणन नियम है जब हमारे पास कोई दो घटना है। अब देखिए दो घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू, यहां पर फोकस कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, मतलब ई के घटित होने पर एफ की प्रायिकता क्या होगी। तो जब भी हम प्रायिकता का गुणन नियम लगाएंगे वहां पर हमको ये देखना है कि दोनों घटनाओं को एक दूसरे से कुछ असर हो रहा है या नहीं। यहां पर एक टॉपिक हमारा ये भी आएगा, स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाओं के लिए कि अगर दो घटनाएं दी हुई है और दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है तो वो स्वतंत्र घटनाएं होगी, मतलब उससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली चीज। दूसरी चीज, प्रायिकता का गुणन नियम दो घटनाओं के लिए ये कंडीशन बनाता है कि अगर हमारे पास दो घटनाएं हैं, क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। एक क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। लेट्स सपोज कि हमारे पास यहां पर ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी। अब ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते, ठीक है, ताश की गड्डी में 52 पत्ते, हमारे पास 26 पत्ते जो है वो है ब्लैक, ठीक है, और 26 पत्ते इसके अंदर वो है हमारे पास रेड। प्रायिकता के गुणन नियम को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छे से, बहुत इजी तरीके से उसके सारे क्वेश्चन हमको आराम से बन जाएंगे। तो देखिए अब वो क्या बोल रहा है कि दो पत्ते निकालने हैं, दो पत्ते निकालने हैं। अब दो पत्ते वो भी ब्लैक निकालने हैं। तो देखिए दो पत्ते निकालने हैं, दोनों ब्लैक निकालने हैं। दो प्रकार की घटनाएं होगी। पहली घटना में हम एक पत्ता निकालेंगे। दूसरी जो घटना बी, जिसमें हम एक पत्ता निकालेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों ब्लैक निकालना है। अब अगर दोनों ब्लैक पत्ते निकालेंगे तो हमको यह पता चलेगा कि हमारी पहली वाली प्रायिकता से दूसरी वाली प्रायिकता पे बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा एक पत्ता कम हो जाएगा। देखिए टोटल 52 पत्ते। अब वो बोल रहे हैं कि एक पत्ता निकालिए, तो हमने एक ब्लैक पत्ता निकाला, उसको ए मानकर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला, तो ये आ गया हमारे पास 26/52, मतलब 1/2, ठीक है। अब देखिए हमको दूसरा पत्ता भी निकालना है और दूसरा पत्ता भी काला है, दूसरा पत्ता भी ब्लैक है। तो जब हम दूसरा पत्ता निकालेंगे तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, मतलब ए के घटित होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, तो जब हमने एक पत्ता निकाला और कंडीशन ये भी बोल रहा है कि जो पत्ता हमने निकाला है उसको हम वापस नहीं रखेंगे, जब उसको वापस नहीं रखेंगे तो हमारे ताश की गड्डी में से एक पत्ता कम हो जाएगा, यहां से हमारे पास बचेंगे 51 पत्ते। पत्ता काला वाला ही कम हुआ है, मतलब यहां से हमारे पास बचे 25 पत्ते। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्या आएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 25 बटे कुल परिणाम हमारे पास आएंगे 51। अब ये प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, ये प्रायिकता का गुणन नियम है जब हमारे पास कोई दो घटना दी होगी, जब तीन घटना दी होगी तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार उसका फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए जब तीन घटनाएं दी होगी तो एक घटना ए, दूसरी घटना बी और तीसरी घटना सी, तब हम प्रोबेबिलिटी का जो प्रायिकता है उसका गुणन नियम कैसे कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब पहली घटना का असर दूसरे पर, दूसरी घटना का असर तीसरे पर। देखिए जब पहली घटना की प्रायिकता निकालेंगे तो सीधी सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल जाएगी, दूसरी घटना की प्रायिकता निकालेंगे तो दूसरी घटना घटित होने से पहले उस पर ए जो प्रायिकता घटित हुई है उससे असर हो रहा है, तो ये निकलेगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, मतलब ए के घटित होने पर बी की प्रायिकता। और लास्ट में जब निकलेगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दो घटनाएं घट गई, एक घटना घटी ए, एक घटना घटी बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये हमारा इसका बेसिक फॉर्मूला होगा और इसके हिसाब से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ये है प्रायिकता का गुणन नियम और इसके ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक चीज और याद रखना है, स्वतंत्र घटनाएं किसको बोलते हैं, जब दो घटनाएं दी हो और एक दूसरी घटना को कोई लेना देना नहीं है, मतलब की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर प्रूफ होता है तो स्वतंत्र घटनाएं हैं। मैंने यहां पर क्या किया है, जब दो घटनाएं ली है, एक ई और एफ लिया है, तो ई और एफ इंटरसेक्शन में कभी इक्वल नहीं आएंगे इस केस के। अगर वो इस केस के इक्वल आते हैं, इस केस के इक्वल आएंगे तो वो स्वतंत्र घटनाएं हैं, इस केस में कभी वो इक्वल नहीं आएंगे। अगर वो इसके इक्वल नहीं आएंगे तो वो स्वतंत्र घटना है, इसमें इक्वल आएंगे जब F अपॉन ई लिखा होगा, एक घटना का दूसरे घटना से कोई लेना देना होगा। तो दोस्तों यहां से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसको आप लिख लीजिए, प्रायिकता गुणन नियम दो घटनाओं पर और मैंने तीन घटनाओं पर निकाल कर बता दी। आप चार पांच जितनी घटनाएं हो सकती है उसके हिसाब से आप प्रायिकता का गुणन नियम बना सकते हैं। स्वतंत्र घटना को याद रखना है, प्रायिकता का गुणन नियम क्या है याद रखना है। सहप्रतिबंध प्रायिकता 13.1 जो हमने कंप्लीट करी है, इसके पहले वाले वीडियो में आप जाइए, उसको चेक कीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो यहां पर हम देखेंगे 13.2, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिख दिया है, यहां से मैं इसको हटा देता हूं। स्वतंत्र घटनाएं हैं, मतलब एक घटना का दूसरी घटना से कोई लेना देना नहीं है, वो क्लियर बोलकर बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 1/5 और ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी ये हमको आप निकाल कर बताइए। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 3/5 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3/25, 3/25, ये हमारा आंसर 13.2। बहुत इजी है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और सेकंड क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन को रिलेट करने की कोशिश करना, आगे के पूरे क्वेश्चन बड़े इजी रहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको आप लिख लीजिए, गिवन दैट फाइंड दैट, ये आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोस्तों मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन को मिलाइए, आपके पास बुक होगी, बुक से क्वेश्चन को देखिए, या मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ उसको सुनिए और समझिए। 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छिकता बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब उसमें रखना नहीं है, दो पत्ते निकाले गए हैं, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या किसके अंदर, ताश की जो गड्डी है उसके अंदर कुल पत्तों की संख्या ये होती है 52। ठीक है, अब ये भी पता होना चाहिए, देखिए लाल पत्तों की संख्या, लाल पत्तों की संख्या होती है इसके अंदर 26 और बचे वाले, वो भी बचे वाले जो आधे पत्ते होते हैं वो होते काले रंग के, तो काले पत्तों की संख्या, काले पत्तों की संख्या ये भी होती है यहां पर 26। क्वेश्चन को समझिए, एक ताश की गड्डी में से दो पत्ते निकाले गए और दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो यहां पर हम क्या करने वाले, दो घटना मानेंगे। पहली घटना ए, पहला पत्ता काले रंग का हो, पहली घटना। दूसरी घटना भी यही बोल रहा है कि दूसरा पत्ता भी काले रंग का हो,
यहां पर आपको रिलेट करना पड़ेगा कि पहली वाली घटना का असर दूसरी वाली घटना पे जरूर पड़ेगा। तो यहां पर हमको प्रायिकता का गुणन नियम लगाना है। अब देखिए, पहली घटना की प्रायिकता निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए की प्रायिकता, फॉर्मूला हमारे पास बेसिक फॉर्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो जब अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम हमारे पास काले रंग के पत्ते हैं 26, तो अनुकूल परिणाम 26 बटे कुल परिणाम ये आ गए हमारे पास 52, आंसर आएगा 1/2। अब एक चीज समझना है यहां पर कि पहला पत्ता निकालने के बाद उसको वापस नहीं रखा गया है। पहला पत्ता निकाला, उसको वापस नहीं रखा है, तो एक पत्ता हमारा, ये पत्ता हमने अलग निकाल कर रख दिया। ये पत्ता कौन सा है? ये ब्लैक कलर का। अब ब्लैक में 1 2 3 4 5 उसके अंदर J Q K जो भी होता है वो नहीं बोला उसने, सिर्फ रंग बताया था। तो 26 रंग काले और 26 रंग लाल, ठीक है। अब यहां से हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला, ए की प्रायिकता निकाली। कंडीशन क्या है? शेष पत्ते, पत्ता निकाल के बाहर फेंक दिया, उसके अंदर नहीं मिलाया, शेष पत्ते। तो शेष पत्ते बचे हमारे पास 51। शेष काले रंग के पत्ते 26 थे, एक निकाला, 25 बचे। अभी वो सेकंड घटना भी घटने वाली है। सेकंड घटना ये बोल रही है कि दूसरा पत्ता भी काले रंग का हो। तो जब दूसरा पत्ता काले रंग का हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन ए के घटित होने पर B की प्रायिकता, ए के घटित होने पर B की प्रायिकता, यहां पर समझना पड़ेगा, ए के घटित होने पर B की प्रायिकता। फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। हमारे फेवर में जो आउटकम है उसमें काले रंग के पत्ते 25 और कुल पत्ते हैं हमारे पास 51, क्योंकि एक पत्ता निकालने के बाद हमने वापस उसमें नहीं रखा था। अब हमको क्या निकालना है? दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता। तो यहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू व्हाट, यहां से हमने ये निकालना है, क्योंकि काले रंग का पत्ता है, दोनों में समान है। तो हम यहां पर निकालेंगे प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता का गुणन नियम क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, दोनों एक दूसरे पर असर डालते। पत्ता हमने निकाला है बट पत्ता हमने वापस नहीं रखा है। तो इस स्थिति में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू देखिए यहां से आपने कितनी निकाली 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए निकाला हमने 25/51। तो आ गया हमारे पास 25 बटे 51 102, ये हमारा आंसर है। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार समझने की कोशिश कीजिए तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इस वीडियो में ही 13.2 आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करोगे। तो यहां पर देखो, प्रायिकता का गुणा नियम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ये बी अपॉन ए को हमने कैसे रिलेट किया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, दो घटनाएं थी, पहला पत्ता भी काला चाहिए था और दूसरा पत्ता भी काले रंग का चाहिए था। टोटल ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते, 26 लाल कलर के पत्ते, 26 काले कलर के पत्ते। पहली घटना से दूसरी घटना पर असर पड़ रहा था, इसलिए ये प्रायिकता का गुणन नियम लगाया और 25/102 ये हमारा आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को एक बार माइंड में लीजिए, समझिए, देन उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। प्रायिकता का गुणन नियम हमारा टॉपिक है और उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, संतरों के डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरे को यादृच्छिकता बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकालकर किया जाता है। मैंने भी बताया आपको इंट्रोडक्शन के पहले पार्ट में, इसके पहले वीडियो को थोड़ा रिवर्स लेकर जाइए, पीछे लेकर जाइए। वहां पर देखिए 3 घटनाएं लिखी हुई है और 3 घटनाओं के लिए हमने प्रायिकता का गुणन नियम का फॉर्मूला बनाया है। 3 घटनाएं, यहां पर क्या बोल रहा है कि संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिकता बिना प्रतिस्थापित किए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बों को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। 3 संतरे निकालना है और तीनों संतरे अगर अच्छे निकले, कंडीशन ये बोली कि अगर तीनों संतरे अच्छे निकले तो उसको बेचने के लिए स्वीकृत कर देंगे, अन्यथा अस्वीकृत कर देंगे। अगर एक भी गलत निकला तो वो बोलेंगे इसको बेचना नहीं है। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, टोटल संतरे कितने हैं? कुल संतरे, यहां पर हम लिख सकते हैं क्वेश्चन को, कुल संतरे बराबर 15 संतरे। आगे समझिएगा, जिनमें से 12 अच्छे व 3 खराब संतरे। इसके अंदर से भी अच्छे संतरे हैं 12 और खराब संतरे 3। थोड़ा सोचिए, लॉजिक लगाइए कि अगर एक भी गलत निकला तो वो डब्बा रिजेक्ट, उसको नहीं बेचना है, अलग कर देंगे।
तीनों अच्छे निकलेंगे, इसकी क्या गारंटी? इसकी क्या गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन इसकी प्रायिकता क्या है, संभावना क्या है, ये जरूर हम हमारे क्वेश्चन के माध्यम से बता सकते हैं। बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, अब जब बिक्री के लिए स्वीकृत होगा मतलब तीनों संतरे अच्छे निकलना चाहिए। तीन घटनाएं हो रही है, एक घटना पहला अच्छा संतरा, मैं यहां पर नॉर्मली लिख दे रहा हूं, इसको आप समझिएगा, पहला अच्छा संतरा, बी घटना दूसरा अच्छा संतरा, सी घटना तीसरा भी अच्छा संतरा, तीसरा भी अच्छा संतरा। नॉर्मल लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। कुल 15 संतरे हैं, 12 अच्छे हैं, 3 खराब है, 3 घटनाएं हो रही है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों संतरे अच्छे होना चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता है? वो ये बोल रहा है कि वो जो डिब्बा है वो बिक्री के लिए स्वीकृत हो जाए, इसकी क्या प्रायिकता है? तो इसकी ये प्रायिकता है कि आप तीनों संतरे हमारे अच्छे निकलना चाहिए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां से समझिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 12 संतरे हैं अच्छे वाले और 15 कुल है, 3 खराब वाले, खराब वाले की बात हो नहीं रही है, बात हो रही है अच्छे वाले की। तो पहला संतरा अच्छा निकलेगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 12, कुल परिणाम 15, 3 से कैंसिल कर दो 4 बार, 3 से कैंसिल कर दो 5 बार। तो पहला अच्छा संतरा होने की प्रायिकता यह है कि 5 में से 4 ऐसा घटना होगी तो हमारे लिए हमारे फेवर में होगी, मतलब अगर हम उसको 50% नाम दें तो 40% हमारे फेवर में होगी। दूसरी घटना, अब देखिए पहला संतरा उसने निकाला, अच्छा निकला तो वापस उसमें नहीं डालेगा, उसको अलग रख देगा। तो शेष संतरे, यहां से शेष संतरे बचे हमारे पास, 12 अच्छे थे और 15 कुल थे, तो कुल में से भी एक जाएगा, ये बचा 14 अच्छे संतरे। ये अच्छे कौन से वाले? शेष वाले। 12 में से एक संतरा अच्छा निकल गया, उसको अलग कर दिया, तो यहां पर बचे 11। अब दूसरी घटना घटने वाली है। दूसरी घटना क्या घटने वाली है कि दूसरा संतरा भी अच्छा निकलना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बट ये वाली प्रोबेबिलिटी ए के घटित होने के बाद आ रही है, मतलब दूसरी घटना का पहली घटना से बहुत कुछ लेना देना है, समझिए। इक्वल ए ये निकल चुकी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए निकाल रहे हैं हम। यहां पर क्या होगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने? 11, कुल परिणाम 14, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए निकली। तीसरी घटना, तीसरा संतरा भी अच्छा होना चाहिए, तो तीसरी घटना को घटित करना है, लेकिन तीसरी घटना पहली और दूसरी घटना से रिलेट करती है। तो अभी देखिए शेष संतरे, इस घटना के घटित होने के बाद एक और संतरा बाहर निकाल लिया, एक निकाला दूसरा भी निकाला, बट दोनों को डिब्बे के अंदर वापस नहीं रखा, तो शेष संतरे अभी हमारे पास 14 बचे थे, अब बचे हमारे पास 13। शेष अच्छे संतरे इस घटना के घटित होने के बाद, शेष अच्छे संतरे, तो यहां पर हमारे पास 11 अच्छे थे, घटना घटित हो गई, 10 बचे। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। एक और चीज कि आप ए इंटरसेक्शन बी को ए भी लिख सकते हो, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए बी। यहां से समझिए अब क्या निकलेगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 10 बटे 13। लेकिन वो बोल क्या रहा है, हमको निकालना क्या है कि उस पेटी को, उस डिब्बे को स्वीकृत करने की प्रायिकता क्या है। तो स्वीकृत करने की प्रायिकता मतलब तीनों संतरे हमारे अच्छे निकलना चाहिए। अब तीनों संतरे अच्छे निकल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू तीनों संख्याओं का गुणनफल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए के घटित होने पर बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। सी की प्रायिकता जब ए और बी दोनों घट चुके हो, तो यहां पर हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। पहला आया हमारे पास 4 बटे 5 गुणित, दूसरा आया हमारे पास 11 बटे 14 गुणित, तीसरा आया हमारे पास 10 बटे 13। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व हो जाएगा 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, 5 से कैंसिल, ये 5 से कैंसिल 2 बार, जो बच रहा है 11 दूनी 22 दूनी 44 बटे 13 साथे 91। ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी है कि इतनी कंडीशन बन रही है, तो इसका आंसर आएगा 44 बटे 91। आप इसको चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों बहुत अच्छे से एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसके बाद देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूं, आप भी बुक में मिलाइए। एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। एक सिक्का है, न्याय सिक्का लिखा है, मतलब एक हेड और एक टेल वाला सिक्का लिखा है, और एक अभिनत पासे को उछाला गया है। मान ले ए घटना सिक्के पर चित प्रकट होता है। ए जो देकर रखा है उसने
सिक्के पर चित प्रकट होता है। चित मतलब यहां पर आ जाएगा हेड। और बी घटना, दोनों घटनाएं लिखते। बी घटना पासे पर 3 प्रकट होती है। पासे पर 3 प्रकट होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं। एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा, प्रतिदर्श समष्टि निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद हम आगे की प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। अब वो क्या बोल रहा है, मान ले ए घटना सिक्के पर चित प्रकट होता है और बी घटना पासे पर 3 प्रकट होती है, को निरूपित करते हैं। निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र घटनाएं। मैं पहले रिपीट कर चुका हूं, अगर एक घटना दूसरे के ऊपर डिपेंड होगी तो वो कभी स्वतंत्र नहीं होगी, और एक घटना से दूसरी घटना का कोई लेना देना नहीं होगा, वो स्वतंत्र घटनाएं होगी। समझिएगा यहां पर फॉर्मूला प्रायिकता का गुणन नियम, प्रायिकता का गुणन नियम, प्रायिकता का गुणन नियम। अगर यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन बी ये आता है, तो हम बोलेंगे कि दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अलग निकालना है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। मतलब अगर हम कुछ, जैसे कि हमने पत्ता निकाला था तो वापस नहीं रखा था, अगर हमने वापस कर दिया अलग हो गया और दोनों काले पत्ते निकल रहे थे, तो उस स्थिति में एक दूसरे पर असर हो रहा था। देखिए ये आना चाहिए हमारे पास। अब पहले हम सैंपल स्पेस निकालते हैं। सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि एस। समझिएगा यहां पर एक न्याय संगत सिक्का, एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासा उछाला जा रहा है। सिक्का उछालेंगे तो डेफिनेटली 2 ही पहलू है एक सिक्के के, तो आएगा हेड, और हेड के साथ आ सकता है 1, हेड के साथ आ सकता है 2, हेड के साथ आ सकता है 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6। इसी में टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6। इससे ज्यादा कोई घटना दूसरी घटित नहीं होने वाली है। टोटल एन ऑफ एस की बात करें तो यार 12 हमारे पास। अब ए और बी दोनों घटनाओं को हमको चेक करना है। ए घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होना, तो सिक्के पर चित्त कब प्रकट हो रहा है, 6 बार सिक्के पर चित्त प्रकट हो रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए इक्वल हेड 1, या ए अगर मैं यहां पर लिखूं तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 और हेड 6। एन ऑफ ए इक्वल आ गया हमारे पास 6। बी घटना पासे पर 3 प्रकट होना, बी जो घटना है पासे पर 3 प्रकट होना, तो पासे पर 3 कहां प्रकट हो रहा है, पासे पर 3 प्रकट हो रहा है हेड और 3 और टेल और 3। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास बी इक्वल हेड 3 और टेल 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी एन ऑफ बी ये आ गया हमारे पास 2, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 2/12, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यह आ जाएगा हमारे पास 1/6। इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल, डायरेक्ट निकाल रहे हैं, वो पूछ रहा है स्वतंत्र घटना है कि नहीं, तो हमने अलग अलग उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। जब अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाली तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 12, ये हो जाएगा 1/2। अब इंटरसेक्शन, यहां पर हमने H3 और T3 तो निकाल लिया, बी घटना इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या है, H3, इसमें भी H3 है, T3 से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पर आ गया हमारे पास H और 3, इंटरसेक्शन निकाल लिया। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आया हमारे पास 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू आया हमारे पास 1/12। वो पूछ रहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है या स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकला 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकला हमारा 1/6 इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन बी निकला हमारे पास 1/12। 1/12 इज इक्वल्स टू 1/12। LHS इज इक्वल्स टू RHS। आप यहां पर बता सकते हो, क्योंकि 1/12 इक्वल 1/12 आया, दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब ए और बी दोनों की दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये हमारा आंसर होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है या नहीं निरीक्षण करके बताना था, तो हमने निरीक्षण करके बता दिया। चूंकि LHS RHS दोनों इक्वल आया, तो आप यहां पर लिख सकते हो चूंकि ए व बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इसको आप लिख लीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए। इस पासे को उछाला गया है। मान ले ए घटना संख्या सम है। दो घटनाएं दी है, ए को मान लेते हैं, एक घटना दी है, संख्या जो आएगी वो होगी सम। सैंपल स्पेस निकालना जरूरी है। प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि। अब प्रतिदर्श समष्टि उसने एक पासे को उछाला, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं क्लियरली, S इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। बट यहां पर उसने क्या बोला कि 1 2 3 जो है वो लाल रंग से लिखे हुए हैं, इतने जो है वो है लाल रंग से लिखे हुए, और 4 5 6 ये हरे रंग से लिखे हुए, हरे रंग से लिखे हुए। ए सम संख्या, और जो बी है, बी जो देकर रखा है वो है संख्या लाल रंग से लिखी गई है, संख्या लाल रंग से लिखी गई है। क्वेश्चन को पूरा कर रहा हूं। एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से, 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए। इस पासे को उछाला गया है। मान ले ए घटना सम है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है। कौन निरूपित करती है? क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? यहीं से समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए घटना का बी घटना से कोई लेना देना नहीं था, दोनों अलग अलग निकली थी और दोनों को हमने अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, दोनों इक्वल आ रही थी, मतलब स्वतंत्र घटनाएं। आपको यहीं से पता चल जाएगा कि स्वतंत्र घटना है या नहीं। ए निकालिए, ए निकाला हमने, तो सम संख्या, सम संख्या क्या होती है? 2 4 और 6। देखिए लाल और हरे दोनों में आ गए, ये आ गए हमारे पास 2 4 और 6 सम संख्या। एन ऑफ ए इक्वल आ गया 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ ए, बेसिक फॉर्मूला एन ऑफ एस इक्वल आया हमारे पास 6। बेसिक फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 12, ये हो गया 1/2। अगला केस, संख्या लाल रंग से लिखी हो, तो संख्या लाल रंग से लिखी हो मतलब ये तीनों संख्या आ जाएगी हमारे पास, तो बी इक्वल आ गया हमारे पास 1 2 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 1 2 3 मतलब 3 बाय 3/6 इक्वल 1/2। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? एन ऑफ बी इक्वल, ये आ गया हमारे पास 3, और यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 3/6 इक्वल 1/2। अब देखिए इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, दोनों में सेम क्या है? दोनों में सेम है 2, दो सम संख्या में भी आ रही है और दो हरे रंग की भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया हमारे पास? 2, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल कितना आया? 2। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आया हमारे पास 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आया हमारे पास 1/6। कंडीशन क्या है? हमको बताना है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। हमको यहाँ पर प्रायिकता का गुणन नियम लगाना है, प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता का गुणन नियम क्या बोलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आना चाहिए, बट केस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये निकाला हमने 1/6 इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकला 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकला हमारे पास ये भी 1/2, 1/6 इक्वल 1/4 आया, बट 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/4। यहां पर हम लिखेंगे कि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। आप समझ गए होंगे ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। यहां पर हमको बोलना पड़ेगा ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 5। इसको बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को एक बार समझिए, सारे क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक को समझना कि हमारा टॉपिक क्या है, और उसी पर थोड़ी देर सोचना, उसके बाद सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। आई होप आपसे बहुत अच्छे से बनेंगे, इजी क्वेश्चन है। यहां से हम इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मान ले ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रायिकता दी है दो घटनाएं देने में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल 3/10। एक की प्रोबेबिलिटी दी है 3/5, दूसरे की प्रोबेबिलिटी दी है 3/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल 1/5। तब क्या ई तथा एफ स्वतंत्र है? अब ई और एफ को स्वतंत्र बताना है। क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर यहां से 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल 3/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये दिया हुआ है हमारे पास 1/5। आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, प्रायिकता का गुणन नियम, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों पार्ट LHS और RHS इक्वल आते हैं तो वो स्वतंत्र घटनाएं हैं, और नहीं तो वो स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो देखिए इसकी वैल्यू दी है 1/5 इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये दिया हुआ है हमारे पास 1/5 इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/10, 1/5 इक्वल 3 3 9, 5 10 15, 9/50। LHS इज इक्वल्स टू RHS नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब 1/5 बराबर नहीं है 9/50 के। तो हम यहां पर बोलेंगे कि E तथा F स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, E तथा F स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ये आपको यहां से देखना है। इसके बाद हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 था ये वाला, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 1/2। समझिए, क्वेश्चन नंबर 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रायिकता 1/2, ए यूनियन बी की प्रायिकता 3/5 और बी की प्रायिकता पी देकर रखा है। पी का मान ज्ञात करना है, वेरी गुड, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है वैल्यू ऑफ पी, पी का मान ज्ञात करना है। कब? पहला, यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी है। तो एक चीज और बता देता हूं, अपवर्जी घटना के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान यहां आएगा हमारे पास 0, तब हम निकाल सकते हैं पी का मान। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 0, जब घटनाएं अपवर्जी होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान आएगा हमारे पास 0। इसके बाद घटनाएं स्वतंत्र हो, दूसरा घटनाएं स्वतंत्र हो, जब घटनाएं स्वतंत्र हो तब हमको पी का मान निकालना है। तो पहला केस यहां पर यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, ये याद रख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू आएगी 0। अब बेसिक फॉर्मूला हम लगाएंगे, देन बेसिक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। एक हमारे पास जनरल फॉर्मूला ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब देखिए ये तो हमारे पास 0 है क्योंकि अपवर्जी घटनाएं हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये दिया है 3/5। हम क्या करते हैं, पी को ये रहने देते इक्वल 3/5 माइनस 3/5, उधर ट्रांसफर हुआ तो 3/5 माइनस 1/2, दोनों का एलसीएम लिया, 5 2 10, 5 से 10 में भाग दिया 2 बार, 2 3 6, माइनस 2 से 10 में भाग दिया 5 बार, 5 एकम 5, 6 में से 5 1/10। पहला आंसर, पहला आंसर जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी थी तब हमने पी का मान निकाल कर लेकर आए 1/10। अब देखिए सेकंड वाला हमको पी का मान चाहिए जब घटनाएं स्वतंत्र है। तो घटनाएं स्वतंत्र है उसका केस क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 7 में पी का मान ज्ञात करना है। पहला हमने निकाला घटना परस्पर अपवर्जी है, दूसरा निकालना है घटना स्वतंत्र हो। तो जब घटनाएं स्वतंत्र हो पी का मान कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। यहां से पी का मान निकालना है, सारी वैल्यू रखो। हमारे पास स्वतंत्र घटनाओं के लिए फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो इंटरसेक्शन बी है ना, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसकी वैल्यू हमारे पास पी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/5। एक अगले स्टेप में इसकी वैल्यू और रखनी है हमको, 1/2 प्लस पी माइनस 3/5 इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू पी। सॉल्व कीजिए, एलसीएम आएगा 10, 2 से 10 में भाग दिया हमने 5 बार, 5 एकम 5 प्लस 1 से 10 में भाग दिया 10 बार, 10 पी माइनस 5 से 10 में भाग दिया 2 बार, 3 दूनी 6 बराबर
पी बटे 2। 5 प्लस 10p माइनस 6 बराबर, ये 10 इधर चले जाएगा, 10p बटे 2, 2 से कैंसिल, 5p। यहाँ पर बचा -6 और 5, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस 10p बराबर 5p। इसको इधर लेकर आते, इसको उधर पहुँचाते, ट्रांसफर, 10p 10p माइनस 5p बराबर 1। यहाँ पर आ जाएगा 5p बराबर 1। वैल्यू चाहिए p की, तो p बराबर 1/5। तो ये p की वैल्यू निकली जब हमारे पास स्वतंत्र घटना थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को देखिए। अगर कोई डाउट होगा, किसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।